लेट्स स्टार्ट। ये हमारा वन शॉट वीडियो है जिसमें हम मेन पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटीज़ को देखते हुए रहेंगे और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए फिर से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द चैप्टर, प्लीज़ कीप एनसीईआरटी बुक विथ योरसेल्फ एंड नाउ स्टार्ट। वाटर रिसोर्सेज में पढ़ने के पहले हम क्या देखना चाहेंगे कि हमारे आसपास में वाटर तो मौजूद है बहुत सारा। 3/4 पार्ट ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज फुल्ली कवर्ड विथ वाटर, यानी कि करीब करीब जो 75% हमारे पास पानी है, हमारे पास ज़मीन है, वो पूरी तरीके से किस चीज़ से भरा हुआ है, तो पानी से भरा हुआ है। लेकिन इस 75% में से ये पूरा का पूरा पानी जो है सो पीने के लायक नहीं है या फिर ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज। उसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हम अपने यूज़ में ला सकते हैं। और ये जो फ्रेश वाटर है ये मेनली कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो या तो सरफेस रन ऑफ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि नदी है, नदी में पानी बह रहा है, उन सब पानियों को, लेक्स में जो पानी है फ्रेश वाटर लेक में उन सब पानियों को हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, यानी कि सरफेस पे जो दौड़ता हुआ पानी रहेगा उसको हम सरफेस रन ऑफ, यानी कि बेसिकली रिवर को यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। तो फ्रेश वाटर हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, मेनली हम सरफेस रन ऑफ से ऑब्टेन करते हैं। ग्राउंड वाटर से, यानी कि धरती के नीचे जो पानी है उससे हम ऑब्टेन करते हैं हैंड पंप से या फिर मोटर लगाकर, समरसेबल लगाकर, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए। दैट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये जितने भी पानी है, चाहे वो सरफेस रन ऑफ का हो चाहे वो ग्राउंड वाटर का हो, ये सब एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दोस्तों हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब बस वाटर साइकिल जो बचपन में पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जितना भी पानी है वो सबका सब क्या होता है कि वाटर साइकिल से लगातार रिन्यू होते रहता है, लगातार वो नया नया बनते रहता है। ऑल वाटर मूव्स विद इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल। क्योंकि वाटर जो है सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है, इसका मतलब ये भी हो गया कि ये अपने आप को रिन्यू करता है, लगातार बनाते रहता है, कभी भी गायब नहीं होता। धरती से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर में क्लाउड बनाएगा, धरती से इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर में क्लाउड बनाएगा कंडेंसेशन के बाद, और वो प्रेसिपिटेशन के बाद हमारे धरती पे फिर से लौट कर आ जाता है। तो क्योंकि ये एक साइकिल में चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या हो जाता है, रिन्यूएबल सोर्सेस हो सकता है। ओके, तो रिन्यूएबल सोर्सेज के बावजूद भी हम देखते हैं क्या कि बहुत सारी जगहों पे वाटर की स्कार्सिटी। अब जब रिन्यूएबल सोर्सेज है तो कहीं ना कहीं इसका स्कार्सिटी नहीं होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कमी क्यों देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्कार्सिटी का मतलब, वाटर स्कार्सिटी में स्कार्सिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ का कमी पड़ जाना। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट हियर इज, यू माइट हैव वंडर that if 3/4 of the water is covered with water and water is renewable sources, then how is it that country and a region around the globe suffer from the water scarcity। बोला जा रहा है क्या कि थोड़ा सा तुम आश्चर्यचकित जरूर हो रहे होगे, यू माइट हैव वंडर, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग जो है सो चौंधिया जरूर गया होगा जब तुम ये सोचोगे कि जब 3/4 ऑफ आवर वर्ल्ड इज टोटली कवर्ड विथ वाटर और वाटर रिन्यूएबल सोर्सेज भी है, तब क्यों किसी कंट्री और किसी रीजन में, ग्लोब के किसी कंट्री या फिर किसी रीजन में वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलता है। क्यों ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक नियरली 2 बिलियन लोग, करीब करीब 200 करोड़ लोग, 2 बिलियन लोग मतलब कितने हो जाएंगे, करीब करीब 200 करोड़ लोग, है ना। क्यों ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक 2 बिलियन पीपल जो है सो पूरी तरीके से वाटर स्कार्सिटी में जीते हुए रहेंगे। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ आगे वाले स्लाइड्स में। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा गया, तो ये थोड़ा सा तुम याद कर लेना कि सोर्सेज ऑफ जो भी फ्रेश वाटर है जो हम अपने ह्यूमन यूज़ के लिए ले सकते हैं। देखो यार, फ्रेश वाटर का सोर्स तो हमारे पास ग्लेशियर भी है, लेकिन क्या ग्लेशियर में जाकर हम पानी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारे आसपास में जो हम प्राप्त कर सकते हैं वैसा फ्रेश वाटर सोर्स क्या क्या है, तो या तो प्रेसिपिटेशन से हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बारिश का जो भी पानी होता है वो हमारे लिए फ्रेश वाटर यूज में आ जाएगा। ओके, दूसरा हो गया हमारे पास सरफेस रन ऑफ, यानी कि जो भी रिवर का पानी है वो हम ले सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास क्या, तो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के अंदर में पानी है उसको हम कहीं ना कहीं यूज में ले आते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर मान लीजिए कि पानी की कमी हो जाती है, चाहे उसके क्वालिटी के कारण, चाहे किसी और भी एक रीजनेबल कारण से। ओके, तो हम देखेंगे क्या कि उन सारी जगहों को हम क्या बोलेंगे, यहाँ तो वाटर स्कार्सिटी है, यहाँ तो पानी की कमी हो गई है। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट विद द रीजन हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर सफरिंग फ्रॉम द ड्राउट। जब भी हम वाटर स्कर्सिटी के बारे में या फिर वाटर स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा भी सोचने का प्रयास करते हैं तो एकदम
फटाक से हमारे दिमाग में क्या आता है कि ऐसा रीजन जहाँ पे काफ़ी कम बारिश हो रहा होगा, या फिर ऐसा कोई रीजन जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ जा रहा होगा। तो ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना। ओके, ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना। Okay. Now next point is we instantaneously visualize the desert of Rajasthan and women balancing matkas used for collecting and storing water, traveling long distance to get water. बोला जा रहा है क्या कि जब भी हम वाटर स्कर्सिटी या फिर वाटर शॉर्टेज के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम फटाक से एक चीज़ आती है, क्या? कि डिजर्ट ऑफ राजस्थान, क्योंकि डिजर्ट ऑफ राजस्थान सूखा हुआ होता है, वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो एकदम वाटर स्कर्सिटी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो अगर आँख बंद करके आप सोचने का प्रयास कीजिए तो कहीं न कहीं ऐसा ही पिक्चर हमारे दिमाग में बन पाता है, किसी एक डिजर्ट का पिक्चर, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो किसी सहारा डिजर्ट का हो, मतलब डिजर्ट का पिक्चर कहीं न कहीं बन जाता है और हमारे दिमाग में चलने लगता है क्या कि कोई वुमेन होगी, सर पे मटका रख के जा रही होगी बहुत दूर, वहाँ से पानी लाती होगी, तब उस पानी को कलेक्ट करके पीती होगी घर में, उस पानी को 2-3 दिन तक चलाती होगी, फिर जो है सो आगे चल के वो वही काम करती होगी। तो ऐसा कहीं न कहीं जहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी हो रहा होगा, वहाँ पे ऐसा ही कंडीशन लोगों को कहीं न कहीं फेस करने को मिलता है। Now next point is, it is true that the availability of water resources varies over the space and time mainly due to variation in seasonal and annual rainfall. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ठीक है। पता जा रहा है कि हाँ ये सत्य है कि वाटर रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, अलग अलग समय पे अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग जगहों पे कैसे? तो यार देखो, कोई ऐसा एक रीजन हो सकता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा होगा, तो अगर मान लो कि काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला जो रीजन होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ना हमारे पास पानी पाया जा रहा होगा, और मान लीजिए कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे? पूरी तरीके से सूखा पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जगहों पे ये एक ए जगह है, ये एक बी जगह है, दोनों डिफरेंट जगह है। और ए जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि बारिश अच्छा खासा है तो पानी अच्छा खासा आ रहा है, बी जगह पे क्या देख रहे हैं? बारिश अच्छा खासा नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा भी पानी नहीं है और सूखा पड़ जा रहा है पूरी तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया कि स्पेस से रिलेटेड। टाइम से कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि एक ऐसा समय है जब मानसून है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो मानसून के समय में एकदम भयानक तरीके से पानी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कभी हो सकता है क्या कि एक ऐसा रीजन, कोई एक ऐसा साल आ जाए जहाँ पे मानसून आए ही ना, तो हमारे इंडिया में सूखा भी पड़ सकता है। तो यही बात पता जा रहा है क्या कि विथ टाइम एंड विथ है ना प्लेसेस स्पेस, ये जो वाटर रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा वैरी करते रहता है, मेनली ड्यू टू किस कारण से? तो वेरिएशन इज सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो बरसात होता है हमारे इंडिया में या फिर किसी भी एक लोकेशन में, उसके कारण से मेनली हम क्या देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाटर का वेरिएशन देखने को मिलता है एक जगह से दूसरे जगह में, ठीक है। बट द वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखिए, लेकिन मेन कारण जो स्कार्सिटी का हमारे पास आसपास में बनता है, उसका सबसे मेन कारण क्या है कि हम कभी कभी पानी को ओवर एक्सप्लॉयट कर देते हैं, मतलब कि बिना मतलब का यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब कि जितना यूज़ करना चाहिए उतना नहीं यूज़ करके। और मान लीजिए कि एक हमारे पास इतना पानी है और इतने पानी में हम एक कपड़े को साफ कर सकते हैं, नहीं, इतना पानी है मान लीजिए हमारे पास, तो इसमें मान लीजिए कि 5 कपड़े को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम 1 कपड़ा को इसमें साफ़ करेंगे, बाकी पानी फेंक देंगे। तो ये क्या हो गया? पानी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, तो और क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, एक्सेसिव यूज़ करते रहेंगे, अब देखिए यूज़ वाटर गंदा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप उस पानी में आप फल धो लिए, या फिर उस पानी में आप कपड़ा धो लिए, उस पानी में आप किसी बकरे को धो देते हैं, उस पानी में किसी भैंस को धो देते हैं, तो क्या पानी अब यूज़ेबल हो सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए बताया जाता है क्या कि यूज्ड वाटर इज ऑलवेज वेस्ट वाटर। ओके, तो एक्सेसिव यूज करना इट इज ऑल्सो कि हम कहीं ना कहीं पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अनइक्वल एक्सेस हो जाता है ना। कोई एक सोशल ग्रुप है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है सो पानी का यूज़ कर रहा है, कोई दूसरा सोशल ग्रुप है जो कि मान लीजिए कि रोड रोड पे सो रहा है, वो बेचारे के पास पानी का अवेबिलिटी ही नहीं है, तो वो कहीं न कहीं कम यूज़ कर पाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया? वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा। ये जो है सो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है और इस पे ये बेचारा बिना पानी का है ना, बिना पानी का सोएगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर स्कार्सिटी मे बी एंड आउटकम ऑफ लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड consequently ग्रेटर डिमांड फॉर द वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू। बोला जा रहा है क्या कि वाटर स्कार्सिटी एक और कारण से हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बड़ा होते जा रहा है, लगातार ग्रो करते जा रहा है। तो अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो उसका एक और इफेक्ट पड़ेगा क्या कि पानी का डिमांड भी तो बढ़ेगा। अब पॉपुलेशन, जिंदा आदमी अगर जन्म ले रहा है तो कहीं ना कहीं पानी, बिना पानी का तो वो रहेगा नहीं, है ना। पानी तो उसको चाहिए ही। तो हम क्या देख रहे हैं कि
लगातार जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, लार्ज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, है ना, डे बाय डे, और कहीं न कहीं ये पॉपुलेशन क्या करेगा, पानी का डिमांड करेगा, पानी का डिमांड करेगा, पानी का यूज़ करेगा। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा एक्सेसिव वाटर यूज़, जितना ज़्यादा एक्सेसिव वाटर यूज़ इट मीन्स कि वाटर का स्कार्सिटी आने वाला है भैया, ठीक है। अब थोड़ा और पॉइंट देखते हैं वाटर स्कार्सिटी के बारे में। अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड्स। बोला जा रहा है क्या कि हमारे इंडिया में आपको पता ही होगा करीब करीब हमारे पास टू थर्ड ऑफ द टू थर्ड ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ओके, तो ये जो बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का यूज डेली लाइफ के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन फूड को उपजाने में भी कर रहा है। अब यहाँ पे प्रोड्यूस मोर फूड यानी कि अब हमको जरूर कहीं ना कहीं इरिगेशन फैसिलिटी और एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पानी यूज होता है उसके बारे में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी हमको इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन, अब ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को उपजाना है, क्योंकि देखो यार पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को खाना भी खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे और वो मर जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्या कि पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाने के लिए हम खेत पे जाकर बेहतरीन तरीके से खेती बाड़ी करेंगे, और बेहतरीन तरीके से अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और इरिगेशन करने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि पूरी तरीके से ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी दिखाने लगते हैं और ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करके ही छोड़ते हैं। वही लिखा गया है, हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेटेड एरिया फॉर ड्राई सीजन। अब लोग ड्राई सीजन में खेती कर रहे हैं, ड्राई सीजन में लोग खेती कर रहे हैं तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। अरे सूखा हुआ सीजन होगा वहाँ पे थोड़ा सा भी पानी नहीं होगा, और उस वक्त भी अगर आप खेती करने चले जाइएगा तो पानी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। रेनफॉल तो होगा नहीं, तो रेनफॉल से आपके पास पानी तो पानी आया नहीं, लेकिन फसल को पानी चाहिए तो आप क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर से आप पानी निकाल कर कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, और ज़्यादा अगर यूज़ कीजिएगा तो पता चलेगा कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला गया। ओके, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। बताया जा रहा है यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वाटर का, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा ना, एमसीक्यूज वगैरह टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आया है कि विच टाइप पे है ना, विच इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। तो आपको बताना पड़ेगा इरिगेटेड एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर जो है सो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वाटर का। किस तरीके से, वो देखिए इंडस्ट्री में भी पानी को यूज़ किया जाता है ना, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी पानी को यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, रॉ मटेरियल को साफ़ करने के लिए क्या किया जाता है, तो वाटर का यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी वाटर का यूज़ कर किया जाता है हमारे किचन्स में, है ना, और नहाने धोने के लिए, इन सब चीज़ के लिए, और उसके बाद एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है। इन तीनों में, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा पानी अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कब सबसे ज़्यादा पानी को यूज़ कर रहा है। तो यही बात बताया गया है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट फार्मर हैव देयर ऑन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अधिकतर जो बड़े बड़े खासतौर पर है ना बिग फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, बिग फार्मर्स, तो उनके पास अपना क्या होता है, देयर ऑन ऑन ट्यूबवेल होता है, जो कि वो क्या करते हैं कि पानी वहाँ से निकाल कर और ज़्यादा से ज़्यादा पानी, क्योंकि अपना ट्यूबवेल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मर्जी से क्या करेंगे, पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने खेत में इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करा लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को उपजाया जा सके। और ये जब अपना अपना वेल और अपना ट्यूबवेल यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने मर्जी से भी वो यूज़ करेंगे, जितना मर्जी मन करेगा उतना ज़्यादा पानी निकाल लेंगे। और उसमें हम क्या देखते हैं कि वो लोग इस तरीके से ज़्यादा ही पानी निकाल लेते हैं और ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं ग्राउंड वाटर का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट में लीड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। वही बात लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कि वो अपना ट्यूबवेल और अपना वेल अपने मर्जी से यूज करने लगेंगे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उस वक्त नतीजा क्या निकलेगा कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सो डिक्रीज करने लगेगा। वही चीज़ लिखा गया है, इट में लीड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, जिसके कारण आगे चलकर वाटर अवेलेबिलिटी पे खतरनाक तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है, एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। अब आगे चलकर मान लीजिए कि आगे चल के अब वाटर रहेगा ही ना, आप पूरी तरीके से ग्राउंड वाटर को निकाल लिए, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, अब आप कहाँ से इरिगेशन कीजिएगा, अब आप इरिगेशन नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब क्या है कि आगे चलकर फूड सिक्योरिटी पे भी, फूड सिक्योरिटी भी आपका सिक्योर, मतलब फूड भी आपका सिक्योर नहीं है, ये बात बताया जा रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
नाउ इट इज़ नीडेड टू रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपिंग। तो इस कारण से इसके लिए हमको क्या करना चाहिए ना, और मान लीजिए कि ऐसा पानी तो लगातार यूज हो गए, तो उसके लिए करना क्या चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या बदलाव लाना चाहिए कि पानी का कम यूज़ किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ड लिखा गया है, ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप का हम यूज़ करेंगे और ड्राई फार्मिंग टेक्निक, दोनों एक दूसरे से मिलता-जुलता है। ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप का मतलब क्या है कि लैबोरेटरी में इस तरीके का क्रॉप हम तैयार करेंगे जो कि ड्राउट प्रोन एरिया यानी कि सूखा पड़ने वाला भी रीजन में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रोप सकते हैं, उसको उपजा सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप का मतलब क्या है कि ऐसा क्रॉप जो सूखा वाले रीजन में भी है ना, सुखाड़ वाले रीजन में भी जहाँ पे सूखा पड़ चुका है, जहाँ पे बारिश नहीं हुआ है, वहाँ पे भी अच्छा खासा जो है सो उपज जाए जो फसल, उसी को हम बोलते हैं ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप। और ड्राई फार्मिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि विदाउट विदाउट यूजिंग इरिगेशन है ना, हम क्या कर सकते हैं कि फसल को बो सकते हैं, वैसे रीजन में भी हम फार्मिंग कर सके। तो ये सब पे कहीं ना कहीं काम चल रहा है हमारे इंडिया में, और दुनिया भर के बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट और साइंटिस्ट इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं कि ऐसा फसल उपजाया बनाया जाए जो कि ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप हो, यानी कि ड्राउट प्रोन एरिया में भी उसको हम उपजा सके। और ड्राई फार्मिंग टेक्निक मतलब क्या है कि ऐसा हम फार्मिंग टेक्निक अपनाएंगे जो क्या होगा सो सके। तो ड्राई रीजन में भी, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, मॉइस्चर पूरी तरीके से ना हो, वहाँ पर भी हम फार्मिंग कर सके। तो ऐसा कहीं ना कहीं चीज़ों को अडॉप्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखिए दोस्तों ना, वाटर स्कार्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बात किए हैं। पहला क्या है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना, और सीजनल रेनफॉल का वेरिएशन के कारण भी हम क्या देखते हैं कि वाटर स्कार्सिटी देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े क्या, तो इरिगेशन के कारण जो हमारे पास वाटर स्कार्सिटी आता है वो। एंड फोर्थ पॉइंट अभी हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट वो पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एंड अर्बनाइजेशन के कारण वाटर स्कार्सिटी कैसे आता है। तो आपसे पूछा जाता है वाटर स्कार्सिटी में, बढ़ बढ़ के सीबीएसई पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट्स, इस तरीके से आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि भारत जब जब आज़ाद होता है उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे भारत में बहुत शानदार तरीके से होता है। इंटेंसिव मतलब क्या होता है, असरदायक तरीके से होना, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि हमारा आज़ादी के बाद, इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके जस्ट बाद हम क्या देखते हैं कि भारत में ढेर सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, यानी कि बहुत सारा इंडस्ट्री को खोला जाता है। और इंडस्ट्री जब खुलता है तो पता चलता है कि अर्बनाइजेशन भी होता है, यानी कि शहर भी बसने लगता है काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में, और शहर डेवलप करने लगता है। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अधिकतर जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं एमएनसी के साथ मिलजुल कर, एमएनसी मतलब मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है ना, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि ऐसा कंपनी है ना, ऐसा कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ एक देश में नहीं चले, 3 4 5 देश, दुनिया के बहुत सारे देशों में अपने फंक्शन, अपने कामों को आगे बढ़ाता हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता हो, अपने ऑफिसेस को सेटअप किया हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो बहुत सारे इंडस्ट्री जो है सो और एमएनसी जो है सो सामने आता है, आगे उभर कर आता है, और ये सब क्या करेगा, तो जितना बड़ा कंपनी उतना ज़्यादा पानी का यूज़ करेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा, जितना बड़ा कंपनी होगा, जितना ज़्यादा फैक्ट्री होगा, उतना ज़्यादा और उतना भारी मात्रा में वो पानी को कहीं ना कहीं यूज़ करेगा। क्योंकि बड़ा कंपनी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल आ रहा है तो रॉ मटेरियल को साफ़ करने में और उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस में पानी का ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये भी है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आज़ादी के बाद जब हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होता है, तो इन दोनों कारणों से, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन से वाटर का जो डिमांड है, वाटर का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वाटर का जो यूज़ है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैज़ मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब ये जो लगातार बढ़ता हुआ नंबर था इंडस्ट्री का, उसके कारण क्या देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर पे बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो हमारे पास फ्रेश वाटर मौजूद है उसी के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे, और यही फ्रेश वाटर को एक्सट्रैक्ट करके अपने इंडस्ट्रीज में काम करने का कोशिश करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज industries apart from being heavy user of water also require water to generate power to run industries। ठीक है, यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि इंडस्ट्री जो है सो वाटर को तो यूज़ करता ही है, मतलब प्रोसेसिंग में तो वाटर का यूज़ करता ही है, लेकिन वाटर का एक और जगह उसको यूज़ है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, पावर। पावर मतलब क्या होता है,
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो कहीं ना कहीं पानी पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अधिकतर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हम क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में पानी जाता है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे बनता है, तो दोस्तों डैम बनाकर बनता है। जब हम डैम को यहाँ पे बना देते हैं और पानी को पीछे इस तरीके से भर देंगे, है ना, और यहाँ पे जब डैम से जब पानी स्पिलवे के थ्रू, है ना, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ से जो फाटक है और इस फाटक से जब पानी निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिलवे बोलते हैं दोस्तों ना, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पिलवे, ठीक है। स्पिलवे, जब स्पिलवे से पानी बाहर निकलेगा, जब स्पिलवे से पानी बाहर निकलेगा तो हम देखेंगे कि यही पानी टरबाइन पे, है ना, यही पानी टरबाइन पे टकराएगा और टरबाइन को रोटेट करेगा, और टरबाइन जो है सो जनरेटर से लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाता है। तो ये आप पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में, जब आप क्लास 10th के में जब आप साइंस पढ़ते हुए रहेंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, मतलब आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या किया जा रहा है। पानी का इंडस्ट्री वाले लोग यूज़ तो कर ही रहे हैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, उसके साथ साथ पानी का एक और जगह उनको यूज़ करना पड़ता है पावर को जनरेट करने में, ताकि उनका इंडस्ट्री चल सके। क्योंकि जितना बड़ा इंडस्ट्री होगा उतना ही ज़्यादा पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी वो कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट करते हैं, ओके। Much of this power comes from hydroelectric power plant. Today in India, hydroelectric पावर कंट्रीब्यूट, यही बात यहाँ पे लिखा गया है ना, कि अधिकतर जो इंडस्ट्री में पावर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे देखिए मच ऑफ दिस पावर कहाँ वाला, तो इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ से आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आता है। और आज के समय में हमारे भारत का जो पावर में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे भारत में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 22% है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि इतना ज़्यादा बिजली उपजाया जा रहा है, ठीक है, बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें से 22% जो है वो कहीं ना कहीं डैम बनाकर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के द्वारा ही प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और बाकी क्या है, तो थर्मल पावर प्लांट, कोयला जलाकर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन 22% आज के समय में हमारे इंडिया में क्या है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराया जा रहा है। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में ये डाटा रखेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बन सेंटर। आज अब तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ लिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि उतना ही भारी मात्रा में अर्बन सेंटर भी ग्रो कर रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, शहर बस रहा है। अब जितना ज़्यादा शहर बसेगा तो हम क्या देखेंगे कि डेंस पॉपुलेशन होगा। अर्बन सेंटर आर ग्रोइंग डे बाय डे विथ अ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन। लगातार अर्बन सेंटर बढ़ते जा रहा है ना, और यानी कि शहर लगातार फैलते जा रहा है, और वहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन के पास क्या चाहिए, वाटर का रिक्वायरमेंट चाहिए ना, वाटर इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वाटर ज़रूरी है तो शहर में पानी तो और भयानक तरीके से लोग यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखा हुआ है अर्बन लाइफ स्टाइल रिक्वायर्स मच वाटर एंड एनर्जी विच एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम, है ना। और अर्बन लाइफ स्टाइल यानी कि अर्बन में जो लोग रह रहे होंगे, जिस तरीके से, जिस रवैये से रहते हैं, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाटर का, मच वाटर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, और एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। और इसके कारण हम क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम, वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा फ्रेंड्स, ओके। Next point is in urban housing societies or colonies, we find most of the houses have their own groundwater pumping device to meet their water needs. अधिकतर जो हमारे पास अर्बन हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या है, देखो यार, अर्बन एरिया में इंडस्ट्री भी होगा, है ना, तो वो इंडस्ट्रियल रीजन हो जाएगा। अर्बन एरिया में ऐसा भी रीजन होगा जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, अर्बन एरिया में ऐसा भी रीजन होगा जहाँ पे मार्केट होगा। तो इस मार्केट के बारे में, इंडस्ट्रियल वाले रीजन के बारे में नहीं बोलकर यहाँ पे स्पेसिफिकली बात किया जा रहा है कहाँ के, तो हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, जहाँ पे कॉलोनीज होगा, वहाँ पे मतलब कि मोहल्ला वाला कॉलोनी, यहाँ पे वो दूसरे देश जाकर कॉलोनी बना लेते हैं, वो वाला कॉलोनी नहीं ना, मोहल्ला होगा, बहुत सारा मोहल्ला होगा, ठीक है, और बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी होगा, और यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको पानी भयानक तरीके से चाहिए, ओके। वही चीज़ लिखा गया है क्या, इन अर्बन हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनीज वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज, तो ये सारे घर में हम क्या देखते हैं, ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस लगा हुआ रहता है। यानी कि ये मान लो कि घर है ना, ये मान लो घर है, तो सारे घर में हम क्या देखेंगे, ये अलग सा घर है, ये एक हमारे पास अर्बन हाउसिंग सोसाइटी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हाउस नंबर 1 हो गया, हाउस नंबर 2 हो गया, और हाउस नंबर 3 हो गया। इन हाउस नंबर 1, 2, 3 तीनों के पास अपना अपना ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस है, यानी कि ग्राउंड वाटर से पानी को किस तरीके से ऊपर की तरफ पंप करके लाकर और टंकी में भरकर यूज कर सके, ये तीनों के पास अपना अपना है। तो ये इसको हाउस नंबर 1 को जितना मन करेगा उतना पानी निकाल सकता है, हाउस नंबर 2 को जितना मन करेगा उतना पानी निकालेगा, हाउस नंबर 3 को जितना मन पानी करेगा उतना पानी निकालेगा। और इस तरीके से
ये इसके मन के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये इसको एक्सप्लॉइट करेगा कि नहीं करेगा। और अधिकतर केस में हम क्या देखते हैं कि ये लोग ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट ही करते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है कि इनके पास अपना पंपिंग डिवाइस होता है ताकि ये वाटर के नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट फ्रेगाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड हैव कॉज्ड द डिप्लीशन इन सेवरल ऑफ द सिटीज। और इस कारण से यानी कि ये पंपिंग डिवाइस सेटअप करने से हम विदाउट सरप्राइज हुए ये मान सकते हैं कि वाटर रिसोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इसका डिप्लीशन हो रहा है बहुत सारे सिटीज़ में। डिप्लीशन मतलब क्या होना कि ख़त्म हो जाना, कम जाना। ओके, तो धीरे 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 वाटर रिसोर्स यानी कि जो फ्रेगाइल वाटर रिसोर्स है वहाँ का, नाजुक यानी कि कम मात्रा में है, इसलिए यहाँ पे फ्रेगाइल लिखा जा रहा है बेचारा, है ना। वो बेचारा पूरी तरीके से गायब होते जा रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है। तो इसको हमको बचाना पड़ेगा यार, पानी को तो बचाना चाहिए सब लोगों को, है कि नहीं? ठीक है, अभी तक हम लोग क्या बात की है? अभी तक हम लोग बात की है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए कि कहीं पे पानी कम है, ज़्यादा है, इन सब चीज़ों के बारे में। और उससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस था उसमें हम 4-5 पॉइंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, है ना। पहला पॉइंट था हमारे लिए कि सीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल, सीजनल एंड एनुअल वेरिएशन इन रेनफॉल के कारण हम क्या पता चल रहा था हमको कि इसके कारण वाटर स्कार्सिटी आता है। दूसरा था हमारे पास ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना, ग्रोइंग पॉपुलेशन। थर्ड था हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी में सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ा कंज्यूमर है किस चीज़ का, फ्रेश वाटर का। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट था हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज़ादी के बाद हमारे पास इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सेटअप होता है हमारे इंडिया में, और इसका तो ये इंडस्ट्री वाले लोग काफ़ी ज़्यादा पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ये बात बताया गया। पांचवा था हमारे लिए अर्बन सेंटर के बारे में। अर्बन एरियाज़ में लोग अपना अपना पंपिंग डिवाइस लगाए हुए हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा पानी को ओवर एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। तो ये कुछ पाँच पॉइंट्स था जो कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यानी कि मात्रा के बारे में बात करते हैं कि पानी कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर का स्कार्सिटी हो सकता है किस एस्पेक्ट में। तो क्वालिटी वाटर का खराब होगा तो हम बोलेंगे कि तब भी तो वाटर स्कार्सिटी आ सकता है। मान लीजिए कि इतना ज़्यादा पानी है, ठीक है, ये सारा का सारा पानी है, लेकिन इसमें से पूरा का पूरा पानी मान लीजिए गंदा है, पूरी तरीके से इसमें गंदगी भरा हुआ है। ठीक है, इसको और लोग पिएगा तो मर जाएगा मान लीजिए, है ना। तो क्या यहाँ पे पानी का कमी नहीं होगा? और मान लीजिए कि पानी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन उसका क्वालिटी इतना ज़्यादा बेकार है कि लोगों को बीमारी हो जाए, तो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे हम ऐसा मानेंगे कि पानी की कमी है, क्योंकि वो पानी जब पी ही नहीं सकते हैं तो वो पानी पानी क्यों कहलाएगा? आया बात समझ में? ओके, सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अभी तक हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात किए हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का बात किए हैं कि कहीं पे पानी कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, लेट्स नाउ कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल। अब एक ऐसा सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे पानी भयानक तरीके से मौजूद है, अच्छा खासा मतलब मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है, to meet the need of people but they still suffer from water scarcity। बोला जा रहा है क्या कि पानी यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं क्या कि कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो जाए। कैसे? तो बोला जा रहा है क्या कि दिस स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, है ना। वही एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, कहीं का क्वालिटी ही बेकार होगा, गंदगी भरा पानी होगा, तो क्या उस पानी को हम यूज़ कर पाएंगे? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। ओके, देयर इज एम्पल। एम्पल मतलब क्या होता है? इनफ पानी, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी, अच्छा खासा मात्रा में पानी है वहाँ पे। ओके, देयर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड ऑफ पीपल, ना, लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ पे एम्पल वाटर है, पर्याप्त मात्रा में पानी है। मच ऑफ इट में भी पोल्यूटेड, लेकिन अधिकतर जो पानी है वो क्या है? पोल्यूटेड है। किस तरीके से पोल्यूटेड है? तो डोमेस्टिक पर्पज से लोग डोमेस्टिकली उसको यूज़ कर रहे हैं, किचन में ला रहे हैं, यूज़ करके गंदा कर दे रहे हैं, इंडस्ट्री वेस्ट से वो गंदा हो जा रहा है, केमिकल्स में मिला दे रहा है कोई, है ना, कोई मतलब फैक्ट्री से जब पानी आएगा तो उसमें केमिकलाइज्ड वाटर होगा, और वो सब वाटर जब उसमें ड्रेन कराया जाएगा, बहाया जाएगा, तो वो पूरा पानी कहीं ना कहीं गंदा हो जाएगा। पेस्टिसाइड उसमें मिला हुआ है तो गंदा हो जाएगा। फर्टिलाइज़र उसमें मिल चुका है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जब फर्टिलाइज़र, मान लीजिए कि ये फील्ड है हमारे पास, ठीक है, इसमें हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ किए। अब यहाँ का पानी बारिश मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो ये पानी अगल बगल वाले पानी सबके साथ जाकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उन सारे पानी को कहीं ना कहीं गंदा कर देगा। तो पानी तो भयानक तरीके से यहाँ पे होगा, लेकिन हम क्या देखेंगे कि वो पानी यूजेबल वाटर नहीं होगा, वो यूजेबल फ्रेश वाटर नहीं होगा। वी कांट यूज दैट वाटर। ओके, सो दिस मेकिंग thus making it hazardous for human use।
वही चीज़ लिखा गया है कि पानी तो अच्छा खासा मात्रा में मौजूद है, लेकिन डोमेस्टिक वेस्ट के कारण, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है, इन सब कारणों से ये जो पानी होगा वो हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करते हैं तो ये हज़ार्डियस हो जाएगा। हज़ार्डियस मतलब होता है खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए, मतलब कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। ओके, आगे क्या लिखा गया है? वाटर स्कार्सिटी का एक क्वालिटेटिव एनालिसिस देखने का प्रयास करते हैं, जो कि होगा रिवर पोल्यूशन। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। इंडियाज रिवर स्पेशली द स्मॉलर वन हैव ऑल टर्न इनटू द टॉक्सिक स्ट्रीम। भारत में जितने भी रिवर्स है, ओके, जो कि छोटा छोटा खासकर है ना, मतलब कि छोटा छोटा से लेकर, और गंगा और यमुना भी तो नहीं बची हुई है, सारी की सारी नदियाँ क्या हो चुकी हैं कि बर्बाद हो चुकी है। लोग इतना ज़्यादा वेस्ट उसमें डाल देते हैं, लोग इतना ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, इंडस्ट्री वाले लोग इतना ज़्यादा गंदगी उसमें फैला देते हैं कि कहीं ना कहीं अब वो बड़ी बड़ी नदियाँ भी बची हुई नहीं हैं गंदा होने से। ओके, तो लिखा जा रहा है क्या कि भारत में जो भी रिवर है, स्पेशली जो छोटा वाला रिवर है, वो पूरी तरीके से टॉक्सिक स्ट्रीम बन चुका है, मतलब कि जहरीला धारा बन चुका है। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? फ्लो। ओके, मतलब कि धारा। ओके, तो ये जो छोटी छोटी नदियां है वो भी क्या बन चुकी है? तो टॉक्सिक मतलब जहरीला, स्ट्रीम मतलब वो रिवर के बारे में बोला जा रहा है, वो जहरीली रिवर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें ड्रोन करने लग रहे हैं, उसमें फेंकने लग रहे हैं। ठीक है, एंड इवन द बिग वन लाइक गंगा, और छोटे छोटी नदियाँ तो पूरी तरीके से हैं ही, और खासतौर पर जो बड़े वाला रिवर है जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, वो भी अब प्योर नहीं है, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो ही चुकी है। द असॉल्ट ऑन इंडियाज रिवर फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो आक्रमण किया जा रहा है, असॉल्ट मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। ये जो हमारे पास हमारे इंडिया के जितने भी रिवर्स है उस पर किस तरीके से उसको गंदगी फैलाया जा रहा है, कौन कौन सा कारण है? तो हम देख रहे हैं कि ग्रोइंग पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वो लोग गंदगी फैला रहा है। एग्रीकल्चर में जो मॉडर्नाइजेशन लाया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन में क्या किया जाएगा? फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करने का मतलब फर्टिलाइजर यूज़ करना, पेस्टिसाइड यूज़ करना। ठीक है, तो वो सारा का सारा पेस्टिसाइड कहाँ पे जा रहा है? नदी में जा रहा है, और नदी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। अर्बनाइजेशन, जितना ज़्यादा अर्बन सेंटर खुलेगा, मतलब जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, हम देखेंगे क्या कि उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा पानी के यूजेस का। उतना ज़्यादा लोग क्या करेंगे कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पानी को लाएंगे और गंदगी को नाला से बहाकर कहाँ पे भेज देंगे? सबका देखिए, शहर में नाला होता है, और उस सारे साथ नाला का पानी कहाँ पे जाता है? तो इधर हमारे पास रिवर होगा, गंगा रिवर, यमुना रिवर, उन सब में नाला का पानी जो गंदा वाला होगा वो आ जाएगा। ओके, वही चीज़ लिखा जा रहा है। अर्बनाइजेशन के कारण भी क्या होने लगेगा? तो वो रिवर पोल्यूशन होगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण तो होता ही है। ये कुछ ऐसे रीजन्स थे, है ना, इज इनॉर्मस एंड ग्रोइंग डे बाय डे, है ना। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन यानी कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये लगातार भयानक होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है लगातार। यहाँ पे ग्रोइंग होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे ग्रोइंग हो जाए, लगातार बढ़ते जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमको डरना चाहिए। और रिवर पोल्यूशन होते जा रहा है, मतलब है ना, रिवर को पोल्यूट होने से हमको बचाना पड़ेगा, है ना। तो इन सब पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमको पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना। इनफैक्ट अभी के समय में इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, चाइना को पीछे छोड़ चुका है ना। नाउ चाइना इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस। तो थोड़ा सा हमको अपने पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो जब इतना हम पढ़ चुके हैं, जब इतना हम वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं अब हमको समझ में आ गया होगा कि वाटर को कंजर्व करना और मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कंजर्व नहीं करोगे, नहीं बचाओगे, प्रबंध ठीक से नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे ठीक से, तो ये वाटर कहीं ना कहीं आगे चलकर वाटर का कमी हो जाएगा, और हम लोग कहीं ना कहीं भयानक तरीके से वाटर का कमी झेलेंगे, और कहीं ना कहीं हमको वाटर की कमी के कारण सारे लोगों को मर भी जाना पड़ेगा। अरे, मरने से बढ़िया है कि थोड़ा सा कुछ ज़िंदगी में है वो, मतलब जीवन मिला है तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई करो, और क्या करना है कि थोड़ा सा वाटर को कंजर्व करो और मैनेज करने का कोशिश करो। तो ठीक है, पढ़ो। टिल नाउ वी हैव रियलाइज दैट इट इज़, तो अभी तक जब हम पढ़े हैं, यानी कि ऊपर वाला जो भी पार्ट पढ़ रहे थे, तो उस वक्त तक हम जो रियलाइज कर चुके हैं दैट इट इज़ द टाइम टू कंजर्व। अब ये समय आ चुका है कंजर्व करने का और मैनेज करने का। किस चीज़ को? वाटर, जो कि एक रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब क्या होता है? ऐसा चीज़ जो कि किसी के नीड्स को फुलफिल करे। ठीक है, तुम्हारा कुछ नीड होगा, वो अगर फुलफिल हो गया तो वो चीज़ तुम्हारे लिए रिसोर्स हो गया। ओके, देखो, टू सेफ गार्ड्स आवर सेल्फ फ्रॉम, तो किस लिए इसको कंजर्व करना? तुमसे अगर पॉइंट पूछा जाएगा क्या कि किस लिए कंजर्व करना और मैनेज करना वाटर रिसोर्सेज को ज़रूरी है, तो फर्स्ट पॉइंट में तुम बताओगे टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड, है ना। अगर वाटर रिसोर्स को हम नहीं बचाते हैं, नहीं कंजर्व करते हैं, नहीं मैनेज करते हैं, तो हमारा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर खराब होगा। और दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अगर वाटर को कंजर्व नहीं करते हैं तो आगे चलकर हमारा फूड सिक्योर नहीं हो पाएगा, हम कहीं ना कहीं भूख के कारण में मरते हुए रहेंगे।
कंटिन्यूएशन ऑफ लिवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे कि एग्रीकल्चर ही हो गया, तो वो एक लिवलीहुड वाला काम होता है किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट लोगों के लिए। तो वो सब कंटिन्यू नहीं हो पाएगा अगर हम वाटर कंजर्व नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाटर को कंजर्व करना किस लिए ज़रूरी है? तो अपने आप को बेहतरीन सिस्टम में रखने के लिए, बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी में रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वाटर को कंजर्व करना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पानी को कंजर्व करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट हम बताएंगे क्या? टू डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को अगर बचा कर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी को डिग्रेड होने से बचाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे लिखा जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्पोवरिश दिस रिसोर्सेज एंड कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे बी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर। मतलब समझिएगा, अगर ओवर एक्सप्लॉयट हम कर रहे हैं, मिसमैनेज कर रहे हैं पानी का, तो ये पानी कहीं ना कहीं आगे चलकर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिसके कारण इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगी। इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब पर्यावरण में पूरी तरीके से संकट आएगा स्टूडेंट, संकट, ठीक है, दैट मे बी प्रोफाउंड, और जिसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा हो सकता है हमारी ज़िंदगी पे, ठीक है। इसका जो पार्ट्स बच गया उसको मैं अगले वीडियो में छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, मन ही मन धन्यवाद दीजिएगा।